हमारे आज के सफर की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से, जहां एक बूढ़ा आदमी ज़ैम्पानो मरा हुआ मिलता है। पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता सिवाय एक पुरानी संदूक के, और उस संदूक के अंदर मिलती है एक अजीब सी लिखावट। कागजों का एक ढेर। हाँ, कागजों का ढेर जो एक कहानी लगती है, पर ये कोई आम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक एकेडमिक रिसर्च पेपर, एक पर्सनल डायरी और फुटनोट्स का एक ऐसा जाल है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो आज हम इसी उलझी हुई लिखावट की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जी। ये कहानी हमें 3 अलग-अलग नजरियों से देखनी होगी। पहला, नेविडसन परिवार, जिनकी कहानी इन कागजों के बिल्कुल केंद्र में है। दूसरा, ज़ैम्पानो, वो रहस्यमयी अंधा लेखक जिसने ये सब लिखा। और तीसरा, जॉनी ट्रुएंट, वो नौजवान जिसे ये कागजात मिलते हैं और जिसे पढ़ते पढ़ते उसकी अपनी दुनिया बिखरने लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डरावने घर की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि कहानियां हम पर असर कैसे डालती हैं। सही। ये हमारे सच और वहम के बीच की एक बहुत ही धुंधली लकीर के बारे में है, और उस खौफ के बारे में है जो तब पैदा होता है जब हमारी सबसे सुरक्षित जगह, मतलब हमारा अपना घर, ही एक अनजान पहेली बन जाए। तो हम देखेंगे कि कैसे एक घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि किसी के दिमाग का नक्शा बन जाता है। बिल्कुल। चलिए फिर कहानी के बिल्कुल केंद्र से शुरू करते हैं, जिसका नाम है द नेविडसन रिकॉर्ड। द नेविडसन रिकॉर्ड। हाँ, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह है जिसके बारे में ज़ैम्पानो ने लिखा है। कहानी है विल नेविडसन की, जो एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट है। अच्छा। वो लड़ाइयों और मुश्किल जगहों से थककर अपने परिवार के साथ वर्जीनिया के एक शांत देहाती घर में बसने आता है, अपनी पत्नी कैरन और 2 बच्चों के साथ, ताकि वो अपने परिवार को थोड़ा वक्त दे सके। हाँ, एक नई शुरुआत। और शुरुआत में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। एक प्यारा सा घर है, एक परिवार जो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सामान जमा रहे हैं, नई जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन उन्हें अपने लिविंग रूम में एक दरवाजा दिखता है। हाँ, एक ऐसा दरवाजा जो कल तक वहां था ही नहीं। ये सुनते मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक दरवाजा जो अचानक से पैदा हो गया। और जब विल नेविडसन उसे खोलता है तो क्या होता है? उसे एक छोटा, अंधेरा और ठंडा सा दालान मिलता है जो कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता? नहीं, बस एक दीवार पे खत्म हो जाता है। पर असली गड़बड़ तब शुरू होती है जब विल, जो कि बहुत बारीकी से चीजें देखता है, एक मेजरिंग टेप लेके घर को बाहर से नापता है। अच्छा। और उसे पता चलता है कि जिस जगह पर वो दालान होना चाहिए, वहां बाहर से कोई जगह है ही नहीं। क्या? घर अंदर से बाहर के मुकाबले बड़ा है। मतलब ये तो फिजिक्स के सारे रूल्स ही तोड़ देता है। ये नामुमकिन है। बिल्कुल। कोई भी आम इंसान तो शायद उस दरवाजे पर ताला लगाकर भूल जाने की कोशिश करेगा। लेकिन विल नेविडसन आम इंसान नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच को कैमरे में कैद करने में गुजार दी। सही। वो इस नामुमकिन चीज से डरने के बजाय उसे समझने के लिए एक जुनून पाल लेता है। और यहीं से उसका परिवार टूटना शुरू होता है। हाँ, वो दोस्तों और एक्सपर्ट्स की टीम बुलाता है, कैमरे लगाता है, ताकि वो इस रहस्य को रिकॉर्ड कर सके। और वो दालान भी बदलता रहता है। बदलता रहता है कैसे? कभी वो एक छोटी सी अलमारी जितना होता है, तो कभी वो एक ऐसी अंतहीन घुमावदार सीढ़ी में बदल जाता है जो एक ऐसे अंधेरे में उतरती है जहां रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। ठीक है, तो एक तरफ ये खौफनाक घर है जो अपनी मर्जी से बदल रहा है, पर इस कहानी को हम तक पहुंचाने का तरीका भी तो उतना ही टेढ़ा मेढ़ा है। ये सब हमें एक ऐसे आदमी की लिखाई से पता चल रहा है जो अंधा था। एक मिनट, क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि एक अंधा आदमी रंगों, रोशनी और कैमरे के एंगल के बारे में इतनी गहराई से लिख सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है ना? ज़ैम्पानो का अंधा होना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देखने का असली मतलब क्या है। क्या हम सिर्फ आंखों से देखते हैं या अपने दिमाग, अपनी यादों और अपनी कल्पना से भी देखते हैं? ज़ैम्पानो की लिखाई में बहुत सारी एकेडमिक बातें हैं, दुनिया भर के विचारकों के हवाले हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से कई हवाले और किताबें असल में हैं ही नहीं। मतलब वो मनगढ़ंत है? हाँ, वो ज़ैम्पानो की अपनी मनगढ़ंत है। वो सच और झूठ को इस तरह मिला देता है कि आप फर्क ही नहीं कर सकते। यानी हमें शुरू से ही बताया जा रहा है कि इस कहानी पर भरोसा मत करो। बिल्कुल। और फिर इसमें एक और परत जुड़ जाती है जॉनी ट्रुएंट की। हाँ, जॉनी। वो एक टैटू पार्लर में काम करने वाला आम लड़का है, हाँ। जिसे ज़ैम्पानो के मरने के बाद ये सारे कागजात मिलते हैं
और वो सिर्फ इन्हें टाइप करके एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन ये लिखावट सिर्फ कागज नहीं है, ये एक वायरस की तरह है। वायरस? जैसे जैसे जॉनी इसे पढ़ता है, उसकी अपनी दिमागी हालत खराब होने लगती है। वो पागल होने लगता है। उसे हर वक्त बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अच्छा। ज़ैम्पेनो की कहानी के नीचे छोटे छोटे फुटनोट्स हैं, और उन फुटनोट्स में जॉनी अपने फुटनोट्स डालता है। और उन फुटनोट्स में वो घर की कहानी नहीं, बल्कि अपनी बिखरती हुई जिंदगी के बारे में बताता है। हाँ, अपनी नौकरी, अपने दोस्त ल्यूड, अपनी उलझी हुई लव लाइफ। वो बताता है कि कैसे ये कहानी उसे अंदर से खा रही है। एक फुटनोट में वो लिखता है कि उसे अब अंधेरे से डर लगता है। उसे लगता है कि नेविट्सन के घर का वो लंबा अंधेरा दालान अब उसके अपने दिमाग के अंदर बढ़ने लगा है। बिल्कुल, और यही इस कहानी को इतना डरावना बनाता है। पाठक एक ही वक्त में 3 दुनियाओं से गुजर रहा होता है। नेविट्सन के भर का खौफ, ज़ैम्पेनो के दिमाग की पहेली, और जॉनी का जीता जागता मानसिक पतन। हाँ, ये कहानी सिर्फ किरदारों के बारे में नहीं रह जाती, ये पढ़ने वाले पर भी असर करने लगती है। इस कहानी में बार बार भूल भुलैया का जिक्र आता है। नेविट्सन का घर तो है ही एक भूल भुलैया, लेकिन जिस तरह से ये कहानी लिखी गई है वो खुद भी एक दिमागी भूल भुलैया है। हाँ, सही बात है। पन्ने अजीब तरह से लिखे हैं, कहीं टेक्स्ट उल्टा है, कहीं सिर्फ एक शब्द लिखा है, और फुटनोट्स आपको एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर भटकाते रहते हैं। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारे अपने दिमाग का नक्शा है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी ही दिमागी भूल-भुलैया बनाते हैं, जहां हम अपने डर और अधूरी ख्वाहिशों से भागते रहते हैं। नेविट्सन का घर बस उसी का एक भयानक जीता जागता रूप है। स्रोत में मिनोटॉर की पुरानी ग्रीक कहानी का जिक्र है, जो एक भूल भुलैया के केंद्र में रहता था, एक राक्षस जिसे छुपाया गया था। तो इस घर के केंद्र में भी एक खौफ है। हाँ, एक ऐसी सच्चाई जिससे नेविट्सन परिवार भाग रहा है। लैटिन शब्द लैब्रिंथ का मतलब ही फिसलना या गिरना होता है। ये कहानी भी आपको ठीक यही महसूस कराती है, जैसे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। तो एक तरफ तो ये भूल भुलैया है जो आपको शारीरिक रूप से फंसा लेती है, लेकिन मुझे लगता है ये घर आपको मानसिक रूप से भी फंसाता है, खासकर जब आप देख नहीं सकते। उस अंधेरे में आवाज का क्या रोल था? हाँ, एक जगह अकूस्टिक लाइट यानी ध्वनि की रोशनी का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये कमाल का आइडिया है। इसे ऐसे सोचिए जैसे चमगादड़ देखते हैं। अच्छा। वे आवाज निकालते हैं और उसकी गूंज से अपने आसपास का नक्शा बना लेते हैं। ज़ैम्पेनो कहता है कि उस घर का अंधेरा इतना गहरा और मुकम्मल है कि वहां देखने का यही एक तरीका बचा है। आपकी आवाज ही आपकी आंखें बन जाती हैं। बिल्कुल। जब खोजकर्ता उस दालान में जाते हैं तो वो चिल्लाते हैं और गूंज के वापस आने के वक्त से अंदाजा लगाते हैं कि वो जगह कितनी बड़ी है। गूंज एक खालीपन को शक्ल देती है। ये एक बहुत ताकतवर रूपक है। हाँ, जब हम कुछ देख नहीं पाते तब भी हम उसे महसूस कर सकते हैं और उस पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। घर में सब कुछ जाना पहचाना है, सोफा, दीवारें, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास है, जैसे आप अपने ही घर में एक अजनबी हों। क्या इस एहसास के लिए कोई शब्द है? बिल्कुल है। ज़ैम्पेनो की लिखाई में जर्मन विचारक हाइडेगर के एक शब्द अनहाइमलिश का जिक्र है। अनहाइमलिश? हाँ, जिसे अंग्रेजी में अनकैनी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है घर पर ना होना, नॉट एट होम। अच्छा। ये वो डरावनी फीलिंग है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक अनजान और खतरनाक लगने लगे, जैसे रात में आपके कमरे में रखी कुर्सी की परछाई किसी इंसान जैसी लगने लगे। हाँ, समझ गई। नेविट्सन का घर अनहाइमलिश की सबसे भयानक मिसाल है। ये एक ऐसी जगह है जो घर होनी चाहिए, लेकिन जहां आप घर जैसा महसूस नहीं करते। ये आपकी जानी पहचानी दुनिया का टूटना है, जो शायद डर का सबसे बुनियादी रूप है। और ये घर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये किरदारों पर सीधा असर करता है, खासकर विल और कैरन के रिश्ते पर। बहुत ज्यादा। वो लोग एक दूसरे के करीब आने के लिए इस घर में आए थे, लेकिन ये घर उन्हें और दूर कर देता है। हाँ, क्योंकि ये घर उनके अंदर के डर और असुरक्षाओं को बाहर निकालता है। विल नेविडेंसन ने हमेशा एक फोटोग्राफर के तौर पर दूर से एक शीशे के पीछे से दुनिया देखी है। वो कभी हिस्सा नहीं बना। नहीं, बस उसे रिकॉर्ड किया है। अब वो एक ऐसी चीज का सामना कर रहा है जिससे वो ना समझ सकता है, ना काबू कर सकता है, और ना ही ठीक से रिकॉर्ड कर सकता है। ये घर उसके और कैरन के बीच की जो इमोशनल दूरी है ना, उसका जीता जागता रूप बन जाता है। बिल्कुल। वो घर में होते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर है, उस रहस्य में खोए हुए। सच कहूं तो नेविट्सन परिवार की कहानी से ज्यादा जॉनी के फुटनोट्स पढ़ते हुए डर लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। घर तो एक काल्पनिक डर है, लेकिन एक इंसान को अपनी आंखों के सामने टूटते देखना
ज्यादा भयानक है। हाँ, जॉनी की कहानी हमें ये दिखाती है कि डर सिर्फ किसी बाहरी चीज से नहीं होता। कभी कभी डर एक विचार होता है, एक कहानी होती है जो आपके दिमाग में घर कर लेती है। हाँ। जॉनी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने अपार्टमेंट के कमरों को बार बार नापने लगता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो भी तो अंदर से बड़े नहीं हो गए हैं। ओह। वो अपनी नौकरी खो देता है, उसके दोस्त उससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो हर वक्त बस उसी घर और उसी कहानी की बातें करता रहता है। और एक फुटनोट में वो जो बात लिखता है वो शायद पूरी कहानी का सार है। कौन सी? मेरे अंदर एक लंबा अंधेरा दालान पहले से ही एक शब्द के दूसरे संगीत को सहला रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। इसका मतलब ये है कि वो घर शायद हमेशा से उसके अंदर ही था। ज़ैम्पेनो की कहानी ने बस उसे जगा दिया। बिल्कुल। जॉनी की कहानी इस सवाल को और गहरा कर देती है कि असल में हुआ क्या था। क्या नेविडसन का घर सच में था, या ये सिर्फ ज़ैम्पेनो की कल्पना थी, एक अंधे आदमी के दिमाग की उपज? या फिर ये सब जॉनी के दिमाग का वहम है, उसके पागलपन की एक निशानी जिसे उसने ज़म्पानो के नाम से लिख दिया। कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ छोड़ती है? हमारे पास एक नामुमकिन घर की कहानी है जिसे एक अंधे आदमी ने लिखा और जिसे एक पागल होते हुए लड़के ने एडिट किया। हाँ। ये परतों के अंदर परतें हैं, जहां हर परत पिछली से ज्यादा अविश्वसनीय और डरावनी है। ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ती है कि सच क्या है। क्या सच वो है जो होता है, या सच वो है जो हमें महसूस होता है? शायद वो घर बाहरी दुनिया में उतना मौजूद नहीं है जितना कि इन किरदारों के मन में है। वो घर विल के अपराध बोध का, कैरन की असुरक्षा का और जॉनी के अकेलेपन का प्रतीक है। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद कहानियों को कैसे देखते हैं और समझते हैं। सही। क्या हम सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं या सुनते हैं, या फिर अच्छी कहानियां हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अपना घर बना लेती हैं और हमें हमेशा के लिए थोड़ा सा बदल देती हैं? हाँ। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये भी है, क्या? अगर कोई कहानी आपको इतना बदल दे कि आप अपनी ही दुनिया, अपने ही सच पर सवाल उठाने लगें, तो क्या वो कहानी सिर्फ एक कल्पना रह जाती है या वो खुद में एक हकीकत बन जाती है?